नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के होंगे और इसमें हम लोग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल के एग्जामिनेशन जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड इन डैश। तो देखिए कब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया है, ये किया गया है 1986 में। ठीक है, और किसके बाद किया गया था, तो भोपाल का गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, ठीक है, उसके बाद इसको इनैक्ट किया गया था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसको फंडामेंटल राइट में भी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको इंक्लूड किया गया। और कब इंक्लूड किया गया, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है 1976 का, उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसको अभी हम लोग को फिलहाल नहीं देखना है, इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ग्रीन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किस कंट्री ने किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं 17 टू 24 ईयर्स ऑफ एज के, उनको इन्वायरमेंट की नॉलेज दी जाती है, इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है 6 मंथ्स तक। ठीक है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसी को कहा गया है आर्मी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन्वायरमेंट रिफर्स टू। अब देखिए इन्वायरमेंट क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, बिल्कुल ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी ठीक है। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इन्वायरमेंट में सारी सारी डेफिनेशन फॉलो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से इसमें क्या नहीं रिलेटेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड है, एयर कंडीशनिंग भी रिलेटेड है, यूज ऑफ प्लास्टिक पेपर बैग्स भी रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। पावर्टी एलिविएशन का कोई काम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा गया एनवायरनमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरनमेंट जो है वो किसकी इसकी कंपोजिट स्टेट होती है, तो बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रीयूज ऑफ डैश। ठीक है, तो देखिए इंटर जनरेशनल का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर जब हम लोग कोई चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं इंटर जनरेशनल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी की बात करी गई है, लेकिन किस चीज़ के यूज़ की बात यहाँ पर होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आज की जनरेशन तो उसको यूज़ कर ही ले, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि उसको जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको यूज़ ना कर पाए, ख़त्म ना हो पाए, ठीक है, एग्जॉस्ट ना हो पाए। इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए या यूज़ होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। देखिए डिकेड मतलब दशक होता है, 10 ईयर्स का जो एक स्पैन होता है उसको डिकेड कहते हैं। ठीक है, तो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये कब से कब तक की बात होती है, तो कौन सा डिकेड है, 2014 से लेके 24 तक का डिकेड की यहाँ पर बात होती है। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसी भी कंट्री का अगर नेचुरल कैपिटल देखा जाए तो इनमें से क्या नहीं है, फॉरेस्ट है, वाटर भी है, मिनरल्स भी है, रोड जो है नेचुरल कैपिटल नहीं है, वो तो मैन मेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन में कहा गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज। अब देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, बहुत आसान है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन। अब देखिए जो सोलर रेडिएशन होती है, मतलब सनलाइट जो है या सन की जो एनर्जी होती है, उसका मेन रोल किस में होता है, कौन सी साइकिल में होता है, तो ये होता है वाटर साइकिल में। ठीक है, वाटर जो होता है जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होके क्या बनता है, क्लाउड बनता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वाटर के फॉर्म में रेन होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में कहा गया नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा है तो उसको नीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीरी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो एन से नीरी, एन से नागपुर, नागपुर में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। डिक्रीजिंग पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन। तो रियो 20 डिक्लेरेशन का अगर टाइटल पूछा जाए कि टाइटल क्या था रियो 20 डिक्लेरेशन था का, तो था फ्यूचर वी वांट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रियो 20 कब हुआ है? रियो डैश 20, तो रियो अर्थ समिट कहलाती है, 1972 में हुई थी। ठीक है, और रियो 20 अगर देखेंगे तो इसमें +20 कर दीजिए, कब हुई है? 1992 में हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। तो पहली अर्थ समिट जो हुई है वो आपको बताना है कब हुई है। तो पहली अर्थ समिट अगर आप देखेंगे तो ये है 1992 में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 1992 होना चाहिए, ये 1992 होना चाहिए, और इसमें 20 ऐड करेंगे तो 2012 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली अर्थ समिट पूछी गई कब हुई, तो पहली अर्थ समिट कहाँ हुई है? तो ये हुई रियो डी जेनेरियो में। कब हुई है? तो 1992 में हुई है। दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज। तो देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस नाम से भी इसको आना आता है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसको रियो 2012 भी कहते हैं, 2012 भी कहते हैं, और इसको रियो +20 भी कहते हैं। दोनों बात इसको कह सकते हैं। अर्थ समिट भी कहते हैं इसको एक तरीके से। 2012 की व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड। तो देखिए, अर्थ के अराउंड आपको पता है बहुत सारी, बहुत पतली सी थिन लेयर है गैसेस की, उस लेयर को क्या कहता है? एटमॉस्फेयर कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। एयर क्या है? तो एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं, याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है, क्योंकि कई सारी गैसेस होती हैं जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं है, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? सबसे ज़्यादा है, 78% है। आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल बैलेंस को बने रहने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होना चाहिए? होना चाहिए 0.04%। इस समय अगर देखा जाए तो कितना है? 0.03 करके कुछ है परसेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में कौन सी नोबल गैस नहीं? तो हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन नहीं है, नियॉन भी है। ठीक है, तो रेडॉन इज द करेक्ट आंसर। इन एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, 78% होता है। फिर ऑक्सीजन का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 21% होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, सबसे वही सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी इसको रिपीट हो गया, तो नाइट्रोजन हो आएगा। इफ ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ। देखिए, अगर सारे के सारे प्लांट और सारे सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे अर्थ पे, तो कौन सी ऐसी गैस होगी जो डिक्रीज हो जाएगी? ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी गैस डिक्रीज हो जाएगी? अब क्योंकि प्लांट्स क्या देता है, ट्रीज क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं। अब जमीन को काट दिया कि ऑक्सीजन नहीं बचेगी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके ऑक्सीजन पूरी पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री। अब ट्री का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नॉइस का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ऑक्सीजन रिलीज भी करती है, एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऐड नहीं करता है, पूछा गया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने का काम कौन नहीं करेगा? ठीक है, किसमें? कार्बन साइकिल में, ये आपको बताना है। तो रेस्पिरेशन बिल्कुल करेगा। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखेंगे तो C6H12O6 और किसका फॉर्म देखिए, CO2 देते हैं हम लोग, CO2H2O देते हैं। ठीक है, और बनता क्या है? C6H12O6 बनता है प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में CO2 ऐड होती है, वॉल्केनिक एक्शन में भी CO2 ऐड होती है। द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू। अब देखिए, वेदरिंग क्या होता है? तो वेदरिंग आपको पता होगा, ऐसा फिनोमेना होता है इसमें जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे कम पहले कंपोनेंट से ब्रेक होते हैं,
पूरा प्रोसेस होता है कि पानी उसके अंदर जाता है, ठीक है, फिर पानी अंदर जाके जमता है, फिर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है पत्थर, फिर वो धीरे धीरे करके और छोटा छोटा होता है, मतलब फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज मटेरियल दिया गया है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया गया है चेंज इन वेदर कंडीशन, ये भी गलत है। नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोज, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे आते हैं हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो WMO इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। UNEP का हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो नायरोबी में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, केन्या की राजधानी है नायरोबी। व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर, ठीक है, तो EPA क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये ऑप्शन सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर अगर देखा है तो वाशिंगटन DC में है। NEA स्टैंड फॉर, अब देखिए NEA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो सही है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इज NEA। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, अब देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट विच इज, अब देखिए इको मार्क किसको दिया जाता है, तो इको मार्क ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कहा गया टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा मार्क देते हैं, इको मार्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला कहा गया सेल्फ सफिशिएंसी, गलत है। टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये भी गलत है। टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग, तो पहली बार ग्रीन हाउस फार्मिंग जो आई वो किस स्टेट में आई, तो वो सिक्किम में आई थी, याद रखिएगा सिक्किम में आई थी। नेक्स्ट, या एक भी कह सकते हैं, पहली बार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आई पूरे भारत में वो भी सिक्किम में आई थी। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर, देखिए किसके लिए हार्मफुल है, तो बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल ठीक। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है, भी सही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हार्मफुल है, भी सही है। तो इसके लिए मतलब तीनों के लिए हार्मफुल है। व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, तो Rio+20 कॉन्फ्रेंस क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो Rio+20 की अगर बात करिए तो अभी हमने आपको बताया कि रियो की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1992 में, ठीक है। और इसके 20 साल बाद मतलब 2012 में एक और रियो में कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कहा गया Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो देखिए 1997 की बात करी गई है, तो जो पहली मतलब ये कह सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई थी, तो एक क्योटो में ऑर्गेनाइज करी गई थी, और यहीं से आया था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या आया था यहाँ पे, क्योटो एक जापान में शहर है जिसका नाम है क्योटो, यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए है, तो ग्रीन हाउस गैस में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोटोकॉल थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि जो ये जो मतलब ये कह सकते हैं ना, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको फाइनली ये लाई कब गई थी या फोर्स में कब आई थी, ठीक है, पूछा जाता है फोर्स में कब आई थी। तो अगर पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में कब आई तो आप ये कहेंगे 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। एनजीटी वॉज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, तो ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर कौन है, तो WM एडम्स है, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन, तो अर्थ समिट जो +5 है वो कहाँ कब हुई थी आपको बताना है, तो अभी कहाँ हुई थी हमने देखा था, देखिए 1992 में पहली अर्थ समिट हुई, उसके बाद +5 कर दिए, तो कब हुई थी 1997 में हुई थी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एडिशन है। तो 2 मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 1997। नेक्स्ट पे आते हैं, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो, देखिए बहुत ज़्यादा जो जो ट्रांसप्लांट हम लोग जो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, बोने के लिए चीज़ों को, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी सीडलिंग खराब आती हैं, उसमें उगता कुछ नहीं है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता ये है कि जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो रूट के हेयर्स होते हैं वो टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43rd पे आते हैं, इसमें कहा गया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स डैश। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी ठीक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करी गई है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चेंजेस ब्रॉट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ, मेन इसका सभी आंसर सही है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, देखिए कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी आई कब थी? तो ये 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें आई थी, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, पूछा गया आपसे कौन सी चीज़ करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर सीबीडी, कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी को कहते हैं। यही ऑप्शन सही है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 45 है, 45 में कहा गया है प्लाचीमदा, ठीक है। प्लाचीमदा एक जगह है विच हैज बीन इन न्यूज फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स एनवायरनमेंट लाइज इन। तो प्लाचीमदा जो है यहाँ पर क्या हुआ था, कोका कोला की बॉटल की फैक्ट्री खोली गई थी, बॉटलिंग की फैक्ट्री खोली गई थी। और उस बॉटलिंग की फैक्ट्री में क्या हुआ कि ये जो प्लाचीमदा जगह थी, क्योंकि बॉटल की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो जब फैक्ट्री खुलेगी तो पानी कहाँ से निकालेगी, तो ग्राउंड से निकालेगी। तो ग्राउंड से पानी निकाला बॉटलिंग फैक्ट्री खोलने के लिए, या इसको सफाई वफाई करने के लिए, इसमें यूज़ करने के लिए रॉ मटेरियल की तरह जब यूज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया ग्राउंड वाटर का, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल था बहुत ही डाउन हो गया इस जगह का, प्लाचीमदा का। ग्राउंड वाटर डाउन हो गया तो बहुत सारी डिजीजेस फैलने लग गई, गंदा पानी आने लग गया और बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो ये कोका कोला की फैक्ट्री थी, तो लोगों ने क्या किया कि इस फैक्ट्री के खिलाफ हुए, हालांकि तो अब ये बंद हो गई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोप 27 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कोप 27 की कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि सबसे बड़ा एक तरीके से स्पॉन्सर जो था वो कोका कोला को ही बनाया गया। तो यहाँ के लोगों ने, कई से जो मेन इसके ये कह सकते हैं लीडर्स हैं, उन्होंने लेटर लिखा था यूएन को कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन फिर भी किया गया। तो वो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? केरल में लोकेटेड है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें कहा गया 46 है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर द डैश। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो किसके अंडर में बनाई जाती है, कंस्टिट्यूट करी जाती है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। 48 में कहा गया एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन गिव इंडिया टॉप रैंक इन, ये बेकार क्वेश्चन है, 2009 का है, कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, सुबह ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाइड हाइल्डिंग वैरायटीज यूज करें, मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज करी जाए, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज करें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज, तो नेचुरल फार्मिंग के जो इन्वेस्टिगेटर थे वो आपको बताना है कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी बुक है जिसका नाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इन साइंटिस्ट की, जिसका नाम क्या है? वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन। और इसी में इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? मासुनोबू फुकुका, ठीक है, जापानीज नाम है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये पहला सेट था हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सेट्स आएंगे जिसको आप लोग देखते रहिए और अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।